नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि रसोई में मत जाया करो। अगर कुछ चाहिए हो तो बस मांग लो, पर तुम्हें तो अपनी ही जिद पूरी करनी होती है। सच कहूँ तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है मुँह। बेटा, बस थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए रसोई की तरफ चली गई थी। खाना नहीं खाया था क्या? शुगर की बीमारी है, इसलिए बार बार भूख लगती है, पर इनका पेट मानता ही नहीं। बहू प्रिया ने आवाज़ ऊँची करते हुए कहा, अब मैं और नहीं सह सकती ये सब। सुमित्रा देवी आंसू भरी आंखों से वापस अपने कमरे की ओर लौट गई और बिस्तर पर बैठकर धीमे धीमे रोने लगी, अपनी तकदीर को कोसती हुई। सुमित्रा के पति गिरीश जी का निधन हुए अब केवल 6 महीने ही हुए थे। इलाज के चक्कर में जमा पूंजी सब खर्च हो चुकी थी। उनका इकलौता बेटा विवेक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह अच्छी मिलती थी, फिर भी माँ अब उसे बोझ लगने लगी थी। बीमा कंपनी से मिलने वाला पैसा अभी तक आया नहीं था। पेंशन की प्रक्रिया भी लंबी खींची हुई थी। विवेक दौड़ भाग तो कर रहा था, पर घर के तनावपूर्ण माहौल से वो भी परेशान रहता। बहू प्रिया को तो सास की शक्ल देखना भी गवारा नहीं था। रसोई, बैठक या घर के बाहर कहीं भी जाने की मनाही थी। सुमित्रा अपने कमरे में सिमट कर रह गई थी। रात में भूख लगने पर भी उन्होंने सिर्फ पानी पीकर संतोष कर लिया। अब तो सांस लेना भी भारी लगता था। नींद टूटी तो पति की याद आ गई और आंसू फिर से बह निकले। तुम भी अकेला छोड़ गए। देखो इस कमरे में कैद कैसी हो गई हूँ मैं। बेटा हालचाल तो दूर, बात ही नहीं करता। जब भी मुंह खोलता है कड़वे शब्द ही निकलते हैं। और बहू तो मुझे देखती तक नहीं। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वो बस रोती रही। इस दर्द को बांटने के लिए कोई नहीं था। माँ, लो खाना रख देता हूँ, खा लो, विवेक ने प्लेट बढ़ाते हुए कहा। नहीं बेटा, भूख नहीं है। अब बहाने मत बनाओ, हमें ये सब नाटक नहीं चाहिए। सुमित्रा ने प्लेट तो ले ली, पर निगलना मुश्किल हो रहा था। आंसू फिर से छलक पड़े। इस अपमान और उपेक्षा भरी जिंदगी से वो थक चुकी थी। केवल 6 महीने में इतना कुछ सह लिया, अब और नहीं। घर आने वाली काम वाली मीना हमेशा सुमित्रा के दर्द को समझती थी। वो चुपके चुपके उनकी मदद करती रहती। जब भी कुछ चाहिए होता बहू को बिना बताए मीना ला देती। वो अक्सर कहती, ना जी रोया न करो, ऊपर वाले को सबका हिसाब रखना आता है, वक्त आने पर ये लोग पछताएंगे। मीना की बातें सुमित्रा को थोड़ा साहस देती, पर बेटे और बहू के कड़वे वचन दिल में चुभते। बिना भूख के भी उन्होंने सूखी रोटी और सब्जी खाई, क्योंकि पेट तो भरना ही था। आंसू बहते रहे, पर अंततः उन्होंने मन को मजबूत किया और एक अहम फैसला लिया। उधर विवेक के फ़ोन पर एक मैसेज आया था, जिसे वह घंटों बाद देख पाया। बीमा कंपनी की ओर से संदेश था कि वह कल वे दस्तावेज सत्यापन के लिए आ रहे हैं। रात के 12 बज चुके थे। विवेक ने प्रिया से कहा, कल माँ को सजाना संवारना, अच्छी साड़ी पहनाना। कल बीमा कंपनी वाले आएंगे, उन्हें माँ से भी मिलना है। मुझसे मत कहो, मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम ही समझा देना। तुमसे बात करना ही व्यर्थ है, विवेक ने झुंझलाते हुए कहा। अगली सुबह विवेक की नींद जल्दी खुल गई। ऑफिस जाना था और कंपनी के प्रतिनिधियों से मिलना भी था। वो सबसे पहले माँ के कमरे की ओर गया ताकि उन्हें तैयार होने के लिए कह सके। माँ, जल्दी तैयार हो जाइए। माँ सुन रही हो ना? कोई जवाब न मिला तो विवेक घबरा उठा। दौड़कर कमरे के अंदर गया तो माँ वहाँ नहीं थी। अलमारी खुली थी, सामान गायब था। उसने पूरा घर छान मारा, बाहर अंदर कहीं भी माँ नहीं थी। सुबह 4 बजे ही वह घर से निकल चुकी थी। कहाँ गई कोई नहीं जानता था। विवेक सिर पकड़कर बैठ गया। प्रिया के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। चलो, मुसीबत टली। पर विवेक बेचैन था। क्या ये चिंता माँ के लिए थी या बीमा के पैसों के लिए? क्योंकि बिना माँ के हस्ताक्षर के वह राशि संभव नहीं थी। उधर सुमित्रा देवी ने लंबा सफ़र तय करके दिल्ली से अपने पैतृक गांव देवगांव की राह पकड़ ली। मन में विचार चल रहा था, यहाँ कोई खून का रिश्तेदार नहीं, फिर भी अपनापन और इज्जत है। यहाँ शांति से जीवन गुजर पाएगा। बेटे के दिए वो जहरीले पल, वो अपमान, सब यहाँ दफन हो जाएंगे। बीमा कंपनी ने उनके नए पते का पता लगा लिया था और लगभग 1 करोड़ की पूरी राशि सीधे सुमित्रा के खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई। अब वह अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से जीवन जी रही थी, स्वतंत्र, शांत और गरिमा के साथ।
विवेक ने पूरे शहर के अस्पताल और गलियां छान मारी, लेकिन सुमित्रा देवी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वह अंदर से टूट चुका था, पर ये ममता का दुख नहीं, बल्कि उन रुपयों के हाथ से निकल जाने का लालच था। उधर सुमित्रा देवी जब अपने दाम देवलोक पहुंची तो बरसों पुराने उस मिट्टी के घर की चौखट चूमते ही उनके कलेजे को ऐसी ठंडक मिली जो दिल्ली के उस आलीशान फ्लैट में कभी नसीब नहीं हुई थी। बीमा कंपनी के अधिकारी जब गांव पहुंचे और कागजी कार्यवाही पूरी हुई तो सुमित्रा देवी के बैंक खाते में 1 करोड़ की भारी भरकम राशि जमा हो गई। कुछ दिनों बाद विवेक को किसी तरह माँ के ठिकाने का पता चला। वह तुरंत प्रिया को लेकर गांव भागा। मन में योजना थी कि माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेगा और उन्हें वापस ले आएगा ताकि वो पैसा उनके हाथ लग सके। जैसे ही वो गांव के उस घर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि सुमित्रा देवी आंगन में बैठी बच्चों को पढ़ा रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसा तेज और सुकून था जो विवेक ने पहले कभी नहीं देखा था। विवेक दौड़कर माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं भटक गया था। तुम्हारे बिना घर सूना हो गया है। चलो माँ, वापस घर चलो। प्रिया ने भी बनावटी आंसू बहाते हुए कहा। हाँ मम्मी जी, हमसे बड़ी गलती हो गई। सुमित्रा देवी शांत रही। उन्होंने विवेक का हाथ अपने सिर से हटाया और बड़े धीमे स्वर में कहा, बेटा, जिस घर में माँ की भूख बोझ बन जाए और उसकी बीमारी को नाटक समझा जाए, वो घर नहीं शमशान होता है। तुमने और प्रिया ने तो मुझे उसी दिन घर से निकाल दिया था जब तुमने मेरे आत्मसम्मान को रसोई की चौखट पर नीलाम किया था। विवेक गिड़गिड़ाने लगा। माँ, वो पैसा, मेरा मतलब है कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए शहर चलना ज़रूरी है। सुमित्रा देवी मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने पास रखी मेज़ से एक कागज़ उठाया और विवेक के हाथ में थमा दिया। वो वसीयत थी। विवेक की आंखें फटी रह गई जब उसने पढ़ा कि सुमित्रा देवी ने अपनी पूरी संपत्ति और बीमा के 1 करोड़ रुपए गांव के उस अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम कर दिए हैं जहां बेसहारा बुजुर्गों के रहने और बच्चों की शिक्षा का इंतज़ाम होना था। उन्होंने विवेक की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तू कहता था ना कि मैं तुझ पर बोझ हूँ। ले, आज मैंने तेरा वो बोझ उतार दिया। अब मेरे पास ना कोई पैसा है, ना कोई जायदाद। अब मैं सिर्फ एक मामूली बूढ़ी औरत हूँ। अब बता, क्या अब भी तू मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है? विवेक और प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उनके लालची चेहरों पर सन्नाटा पसर गया। विवेक को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि उस माँ को भी खो दिया है जिसकी दुआओं ने उसे आज इस मुकाम तक पहुँचाया था। सुमित्रा देवी ने मुड़कर मीना को आवाज़ दी, जो अब उनके साथ गांव में ही रहने आई थी। मीना, ज़रा चाय बनाना, आज बहुत अरसे बाद मुझे खुलकर भूख लगी है। विवेक और प्रिया हार कर अपमानित होकर गांव की उस धूल भरी सड़क पर वापस लौट गए, जबकि सुमित्रा देवी ने उस तिरस्कार की राख से अपने आत्मसम्मान का एक नया महल खड़ा कर लिया था जहां कड़वे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।